हेलो एवरीवन। बच्चे आज लेक्चर में हम कवर करेंगे छोटा सा एक स्टैंडर्ड SA 580 और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं कर चुके हैं। WR क्या होता है, कौन सा SA इसमें डील करता है, तो आज डिटेल चर्चा हमें करनी है SA 580 के ऊपर। SA 580 टाइटल इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। शॉर्ट में इसको हम एड्रेस करेंगे SWR। W इज फॉर रिटन एंड R इज फॉर रिप्रेजेंटेशन। सर एग्जाम के लिए SA रेलिवेंट होगा, तो मैं कहूंगा कि ये ज्यादा टेक्निकल ऐसे तो है नहीं। तो पेपर अगर एग्जामिनर कोई डिफिकल्ट अप्रोच पर बना रहा होगा तो उस केस में SA के ऊपर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, फिर भी अगर एक पॉसिबल रेंज की बात करें तो एग्जाम में 1 नंबर का MCQ हो सकता है, 2 नंबर का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट हो सकता है, और 4 से 5 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहां पर पॉसिबल होगा। WR को पहले कभी MRL के नाम से भी जाना जाता था। MRL इज फॉर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट्स रिप्रेजेंटेशन लेटर। ओके, एक बार मुझे रिकॉल हो रहा है कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा था वो रिटन रिप्रेजेंटेशन वर्ड ना पूछ के उसने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर करके एड्रेस कर दिया था। तो अगर क्वेश्चन MRL के ऊपर भी होता है, MRL दैट इज फॉर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एंड द रिटन रिप्रेजेंटेशन, दीज बोथ टर्म्स आर इंटरचेंजेबल। आप इनको इंटरचेंज करते हुए यूज कर सकते हो, बट SA के अंदर जो टर्म यूज की गई है दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। बट आपकी नॉलेज में हो कि हां, इसको MRL के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो WR को लेकर देखिए SA 580 आपके यहां पर क्या जिम्मेदारी सेट करता है। SA 580 कहता है कि भाई ऑडिटर, आपको ऑब्टेन करने होंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन। किससे? फ्रॉम मैनेजमेंट या वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। तो ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हो या इस SA का आप स्कोप कह सकते हो, बिकॉज किसी भी SA के टाइटल से मुझे उसके स्कोप का आइडिया हो जाता है। तो स्कोप में क्या होगा कि ये SA किस मैटर पर आपकी जिम्मेदारियां सेट करता है। तो ये SA आपकी जिम्मेदारी सेट करता है टू ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन। किससे? फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ द एंटिटी। ऑब्टेन करने हैं आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। अब बताइए सर, मैं किस मैटर पर, मैं क्यों इनसे ये रिटन रिप्रेजेंटेशन में WR क्यों मैनेजमेंट से कॉल करता हूं? मैं सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कुछ बातें इन राइटिंग कंफर्म करना चाहता हूं तो इसका पर्पस क्या होगा? या तो मैं आपसे आपकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाऊंगा। मैं कई बार आपने देखा होगा ना कि कई बार अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा होता, कि अगर आप बैंक में गए और बैंक वाला अगर छोटे नोट एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो कहते हैं ना कि चल ठीक है, तुम छोटे नोट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस वाली बात को आप लिख के दे दो। तो कई बार आपने डायलॉग मारा होगा कि लिख के दे दे, लिख के दे दे, लिख के दे दे। इसका मतलब क्या कि आप उससे जो वो बोल रहा है उसकी जिम्मेदारियां आप इन राइटिंग कंफर्म करवाना चाहते हो, ताकि कल को फ्यूचर में वो अपनी बात से पलट ना सके। तो एग्जैक्टली इन केस ऑफ ऑडिटिंग, कि मैं यहां पर मैनेजमेंट से दोष चार विद गवर्नेंस से मैं यहां पर WR मांगता हूं, मैं WR ऑब्टेन करता हूं। तो बात आई सर, ये WR क्यों ऑब्टेन किए जाते हैं, इसका रीजन क्या है, वाई? तो रीजन है कि आप उनसे मैनेजमेंट से दोष चार विद गवर्नेंस से आप उनसे उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाते हो। वाई? टू कंफर्म
responsibilities of management and TCWG। फोन साइड में रख देते हैं, एक्चुअली आज न्यू ईयर है और मैसेज लगातार आए जा रहे हैं, मेरा ध्यान बार बार मोबाइल पर जा रहा है। टू कंफर्म रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि मैनेजमेंट से उनकी जिम्मेदारियां, मैनेजमेंट से दोज चार्ज विद गवर्नेंस से यहां पर हम उनसे उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाते हैं, जिम्मेदारियां कंफर्म कराते हैं। किन बातों को लेकर ये जिम्मेदारी कंफर्म कराते हैं? हम यहां पर 3 बातों को लेकर ये जिम्मेदारियां मैं कंफर्म करा रहा हूं उनकी 3 बातों को लेकर, और ये 3 बातें कौन कौन सी हैं? सीपीटी। ये 3 बातें कौन सी सर? ये 3 बातें होंगी सीपीटी की। नाउ व्हाट इज कॉल्ड सीपीटी? देखिए ध्यान से, सी इज फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। अगर आपको एक एसए रिकॉल हो जाए, जब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी एसए 500, एसए 500 में हमने कुछ ऑडिट की टेक्निक्स पढ़ी थी, उसमें से एक टेक्निक थी आपकी इंक्वायरी, और इंक्वायरी टेक्निक में हमने ये पढ़ा था कि ठीक है, अगर आप एंटिटी के बाहर इंक्वायरी कर रहे हो तो ये आपकी फॉर्मल रिटन इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप विद इन द एंटिटी इंक्वायरी कर रहे हो तो ये आपकी ऑरल इंक्वायरी भी पॉसिबल थी और ये आपकी रिटन इंक्वायरी भी पॉसिबल थी। लेकिन अगर आपने ऑरल इंक्वायरी करी है तो उस केस में आप वहां पर मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल कर रहे थे कि जो मैंने आपसे इंक्वायरी करी और इंक्वायरी के रेस्पॉन्स में आपने जो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, आपने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी है और कुछ भी आपने मुझे गलत नहीं बताया, यानी जो भी आपने मुझे बताया है वो सही बताया है और सब कुछ बताया है। आपने जो भी मुझे बताया है उसमें कुछ छुपाया नहीं है और आपने मुझे कुछ भी गलत नहीं बताया। वहां पर एसए 500 आपसे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल करने के लिए कह रहा था। बताइए कि क्या ये वाली बात यहां से लिंक हुई या नहीं हुई, कि मैं यहां पर मैनेजमेंट से एक डब्ल्यूआर कॉल कर रहा हूं कि सर मुझे आप लिख के दीजिए कि ऑडिट में जब जब मैंने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी आपने मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन। ये भी हम कह सकते हैं विद एक्सेस टू, with access to all the records, with access to all the records। क्या ये आपकी ऑडिट की भी एक प्री कंडीशन थी या नहीं थी? ये आपकी ऑडिट की एक प्री कंडीशन भी थी कि आप मैनेजमेंट से एक रिटन स्टेटमेंट ले रहे थे उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाते हुए कि आप ऑडिट में मुझे सारी जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराएंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मुझे आप प्रोवाइड कराएंगे। तो जब अब ऑडिट ऑलमोस्ट खत्म हो रही होगी, अब जब ये ऑडिट ऑलमोस्ट खत्म हो रही होगी तो बच्चे अब आप यहां पर मैनेजमेंट से कहेंगे सर एक बात हमें लिख के दे दीजिए कि ऑडिट में हमने जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी थी आपने वो इंफॉर्मेशन हमें दी है, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन हमसे हाइड नहीं करी है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डाटा हमसे आपने कंसील नहीं किया है, और दूसरा आपने हर एक रिकॉर्ड के ऊपर हमें एक्सेस अलाउ करवाया है। नाउ पी इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, preparation of financial statement as per applicable FRF and T is for transaction, that all the transaction की इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी आपने उन सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया हुआ है, बेसिकली कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन। तो टी इज फॉर ट्रांजैक्शन, दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी आपने उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है। प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने का मतलब सही अमाउंट से आपने रिकॉर्ड करा है, सही लेजर में आपने उन्हें क्लासिफाई करा है और सही अकाउंटिंग पीरियड में आपने उनको रिकॉर्ड करा है। इन बातों को कंफर्म करने के लिए आप मैनेजमेंट से दोष चार विद गवर्नेंस से रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल करेंगे। तो बात यह है कि एसए 580 में ऑडिटर मैनेजमेंट से
दोष चार विद गवर्नेंस से रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल कर रहा है, क्यों? तो पहला पॉइंट निकल के आया, टू कंफर्म रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोष चार विद गवर्नेंस। आप मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म करवा लेते हो रिटेन रिप्रेजेंटेशन के जरिए। जिम्मेदारियां किन बातों को लेकर? तो सीपीटी को लेकर, सीपीटी को लेकर। नाउ व्हाट इज कॉल्ड सीपीटी? सी इज फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, कि आपने मुझे ऑडिट में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, अपने रिकॉर्ड के ऊपर आपने प्रॉपर एक्सेस दिलवाया है। पी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड टी इज फॉर ट्रांजैक्शन, दैट इज कंप्लीटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी आपने इनको कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से आपने इनको रिकॉर्ड किया हुआ है। सर क्या, अब एक मेरी बात जरा ध्यान से आप सुनना, SA 580 आपसे इन तीन मैटर पर मैनेजमेंट से उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म कराने के लिए WR कॉल करने के लिए कहता है। तीन मैटर कौन कौन से? CPT। लेकिन जरा ध्यान से मुझे बताइए कि क्या केवल इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं मैटर पर रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल करने होते हैं, या और भी कई सारे मैटर हो सकते हैं जिन पर मुझे मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से रिटेन रिप्रेजेंटेशन मांगने की रिक्वायरमेंट आती होगी? क्या लगता है बच्चे आपको? क्या केवल CPT पे ही मैं मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से रिटेन रिप्रेजेंटेशन मांगता हूंगा? देन आंसर इज नो। अब और भी किसी SA की रिक्वायरमेंट हो सकती है जहां पर आपको रिटेन रिप्रेजेंटेशन मांगने की रिक्वायरमेंट हो। इस चीज को आप जस्ट लाइक ऐसे ही लेके चलिए, जैसे SA 260 में कुछ मैटर्स बताए गए हैं कि आपको ये मैटर्स दोष चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करने हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि कोई और SA है और उस SA में लिखा हुआ है कि आपको ये वाला मैटर दोष चार विद गवर्नेंस को बताना है। SA 260 में कवर नहीं था, बट क्या किसी और SA में कोई मैटर आ सकता है जो कि आपको दोष चार विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना होगा? बिल्कुल आ सकता है। तो क्या आप उस SA की रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? सब बिल्कुल आपको कंप्लायंस पूरा करना होगा। ऐसा भी हो सकता था कि किसी भी SA की रिक्वायरमेंट नहीं है बट लीगल रिक्वायरमेंट आ रही थी, तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट आने पर आप रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल आप कॉल करेंगे। तो हो सकता है कि जो 580 में मैटर बताएं, तो 580 बहुत सिंपल है। 580 ने कहा ऑडिटर आपको मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से, आपको उनसे उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाते हुए रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल करना है तीन बातों को लेकर। CPT, सी इज फॉर रिकॉल करना, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं नालायक को, ताकि पर्पस यही है कि वीडियो देखते देखते आपको चीजें फिंगर टिप्स पे हो जाए। ये CPT इज फॉर, सी इज फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड्स। P फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल FRF, एंड T इज फॉर ट्रांजैक्शन, कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी आपने सारी के सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पर अब आपसे यह आया कि क्या मैं केवल पूरी ऑडिट में मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से, क्या केवल CPT के मुद्दे पर, CPT के मैटर पर WR कॉल करता हूं, या किसी और SA की रिक्वायरमेंट आ सकती है? सर SA की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अगर किसी और SA की रिक्वायरमेंट आती है तो क्या आपको WR कॉल करना होगा? सर डेफिनेटली आपको उस SA की रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस को इंश्योर करना होगा, अकॉर्डिंगली आप WR कॉल करेंगे। या फिर किसी भी SA की रिक्वायरमेंट नहीं है बट लीगल रिक्वायरमेंट है, और अब तो मैं लीगल रिक्वायरमेंट पर आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। सोच सकते हो कहां से आएगा? आप भी आते हैं। तो SA 580 में कोई मैटर कवर नहीं है, चलिए किसी और SA की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट आ रही है। तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट, जहां जहां पर लॉ कहता है कि आपको मैनेजमेंट से या दोष चार विद गवर्नेंस से रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल करने हैं, तो क्या आपको WR कॉल करना होगा नहीं करना होगा? बिल्कुल आपको ये WR कॉल करना होगा अगर लीगल रिक्वायरमेंट आती है। और कंपनी एक्ट का सेक्शन अगर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज J के रेफरेंस से अगर बात करूं तो वहां पर है रिपोर्टिंग ऑन सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। और रूल नंबर 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 में दो ऐसे मैटर बताए गए हैं जहां पर आपको WR कॉल करना होता है कि कंपनी कोई इनडायरेक्ट फंडिंग कर रही होती है या इनडायरेक्ट वे में उसको फंडिंग रिसीव हो रही होती है, तो वहां पर आप मैनेजमेंट से रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल करते हैं। दो जगह पर अब आपको लॉ में, कंपनी एक्ट से एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे में आपको, कि वहां पर आपको रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल करना है। अब जो बात लॉ में जिस मैटर पर लॉ में WR मांगने के लिए कहा गया, वो तो ना तो SA 580 में कवर हो रहा है, ना ही किसी और SA में कवर हुआ, बट लीगल रिक्वायरमेंट आई।
तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट आने पर आप WR कॉल करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली बेटा आपको वो WR कॉल करना होगा। ये मैं इसलिए इस बात पर थोड़ा सा इंफेसिस दे रहा हूं ताकि आप ये कंक्लूड ना कर लें कि केवल CPT पर आपको WR कॉल करना होता। नहीं, पूरी ऑडिट में पता नहीं कितने सारे मैटर होते हैं जहां पर आपको WR कॉल करना होता है। लेकिन 580 में जो मैटर बताए गए हैं, 580 में जो आपको मैटर बताए गए हैं कि आप मैनेजमेंट से दोष चार्ज विद गवर्नेंस से आप WR मांगेंगे, उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म करते हुए वो 3 मैटर की बात कर रहा है, CP&T। उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे समझ में आई होगी। हां सर, इतनी बात समझ में आई है कि चलिए हम मैनेजमेंट से दोष चार्ज विद गवर्नेंस से उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म कराते हुए WR कॉल करते हैं। सेकंड, WR आप क्यों मांगते हैं? टू सपोर्ट other audit evidences obtained by auditor। सपोर्ट करने के लिए क्या? ऑडिट एविडेंस को। यानी कि मैं कह सकता हूं कि WR आप दो जगह मांग रहे हो, या तो आप किसी मैटर को कंफर्म करने के लिए WR मांगते हो, या तो आप किसी मैटर को कंफर्म करने के लिए WR मांगते हो। सर मैटर को कंफर्म करने का मतलब, जब मैं मैनेजमेंट से दोष चार्ज विद गवर्नेंस से जब मैं उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म करा रहा हूं तो वो क्या है? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। बेसिकली यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आप WR क्यों कॉल कर रहे हो? टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। और दूसरा आप WR क्यों मांग रहे हो? टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। यानी कि WR आपके सपोर्टिंग रोल में आ गया। WR यहां पर एक सपोर्टिंग रोल में आ गया। जैसे कि मैंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर मैंने अच्छे खासे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, और मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं कर रखी। मैंने अपने एंड पे काम करा रिलेटेड पार्टीज के ऊपर, और रिलेटेड पार्टी के ऊपर काम करके मुझे जो एविडेंस मिल रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि हां, कोई भी मैनेजमेंट ने घपलेबाजी नहीं करी है। जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हैं, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में डिस्क्लोज किया हुआ है। फिर भी मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं मैनेजमेंट से कहता हूं सर मुझे ना ये वाली बात लिख के और दे दो कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप थी, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थी, आपने इनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करा हुआ है और आपने इनको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है। कहने को तो इस पर मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस थे। मैंने रिलेटेड पार्टी के ऊपर प्रॉपर तरीके से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, और जो एविडेंस मुझे मिले हैं वो यही कह रहे हैं कि हां, एंटिटी ने रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को, रिलेटेड पार्टीज के नाम को, रिलेटेड पार्टीज के साथ हुई ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में डिस्क्लोज किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप यहां पर मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल कर लेते हो, ये कहते हुए सर मुझे ना आप लिखकर दे दीजिए, मुझे आप प्लीज लिखकर दे दीजिए कि ऑल दी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड, transactions are properly accounted for, and these are properly disclosed in the financial statement in notes to accounts। फिर भी देखो मेरे पास एविडेंस थे, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर मैनेजमेंट से क्या कॉल करा है? रिटन रिप्रेजेंटेशन कॉल करा है। क्यों? टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन। तो WR यहां पर सपोर्टिंग रोल में काम करता है। WR एक्ट्स एज सपोर्टिंग एविडेंस। बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि here WR acts as supporting audit evidence। इस पर एक एग्जांपल और देता हूं, चलिए आपको। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस, इन्वेंट्री के कंडीशन पर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SA 501। रिकॉल हो सकता है आपको? हां सर, रिकॉल हुआ। तो SA 501 में जो बात करता है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन ऑन सेलेक्टेड आइटम्स, मुझे वहां पर 3 आइटम दिए गए हैं, उसमें से एक आइटम होता है आपका इन्वेंट्री,
और इन्वेंट्री की कंप्लीट एसर्शंस 501 एग्जामिन करना नहीं सिखाता, केवल एक एसर्शन पे बात की गई है, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो मैंने इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस पर, इन्वेंट्री की कंडीशन पर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया और मुझे वहां से एविडेंस मिले। लेकिन फिर भी आप इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को लेकर मैनेजमेंट से आप डब्ल्यूआर कॉल कर लेते हो। तो डब्ल्यूआर काम क्या कर रहा है? जो एविडेंस मुझे मिले थे उनको सपोर्ट करने का यहां पे काम कर रहा है, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। तो मैंने एक चीज सोची कि यार एक काम कर लेता हूं कि मैं अपना काम ही नहीं करता, यानी कि मैं रिलेटेड पार्टी का, जस्ट लाइक मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, तो मैं रिलेटेड पार्टी के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ही नहीं करता। मैं रिलेटेड पार्टी के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ही नहीं करता और मैं क्या करूंगा कि मैं केवल मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर कॉल कर दूंगा। सर मुझे आप लिख के दे दो, मुझे आप लिख के दे दीजिए कि रिलेटेड पार्टीज के नाम, उनके साथ आपका नेचर ऑफ रिलेशनशिप, उनके साथ जो आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं, इनको आपने प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को आपने प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया हुआ है और इनको आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। यही काम मैंने इन्वेंट्री पे कर लिया। इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस, इन्वेंट्री की कंडीशन पर आपने डब्ल्यूआर ऑब्टेन कर लिया। ऐसे ही गोइंग कंसर्न है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, इन सारे मुद्दों पर मैं जाता हूं और मैनेजमेंट से डब्ल्यूआर कॉल कर लेता हूं और मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया, सर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन, हमने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अकाउंटिंग पॉलिसी का हमने सिलेक्शन किया हुआ है, दीज आर एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट, कंसिस्टेंटली हमने इनको अप्लाई करा है, कहीं कोई अगर इनकंसिस्टेंसी है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, उनको हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया हुआ है, हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेशन रीजनेबल है, प्रूडेंट है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमारी एप्रोप्रिएट है, हमारा रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर प्रॉपर आपको मिलेगा। इन सारी बातों पर मैंने डब्ल्यूआर कॉल कर लिया और मैनेजमेंट लिख के भी दे देता है। तो मैं अब डिसाइड करता हूं कि मैं अब अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता ही नहीं हूं, यानी कि मैंने डब्ल्यूआर कॉल कर लिया, मैनेजमेंट ने सारी बातें लिख के दी, हाँ सर हमारे यहां पर ऐसा है, हमारे यहां पर ऐसा है, हमारे यहां पर ऐसा है। तो बताइए कि क्या मुझे काम करना होगा या नहीं करना होगा? ठीक है, डब्ल्यूआर मिल रहा है आपको, डब्ल्यूआर एक एविडेंस है, बट सपोर्टिंग रोल का एविडेंस है। क्या डब्ल्यूआर आपके ऑडिट प्रोसीजर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? क्या ऑब्टेनिंग डब्ल्यूआर, इस क्वेश्चन को जो ध्यान से देखिए जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, whether obtaining WR is substitution of performing ऑडिट प्रोसीजर्स। सोच सकते हो क्या डब्ल्यूआर का मिल जाना आपके ऑडिट प्रोसीजर को सब्स्टिट्यूट कर देगा? क्या मैं पहली मीटिंग में, ऑडिट मैंने स्टार्ट करी और पहली ही मीटिंग में मैंने मैनेजमेंट को डब्ल्यूआर की एक लिस्ट पकड़ा दी, सर इन इन मुद्दों पर डब्ल्यूआर दे दो, इन्वेंट्री पे डब्ल्यूआर दे दो, गोइंग कंसर्न पे डब्ल्यूआर दे दो, अकाउंटिंग एस्टिमेशन पे डब्ल्यूआर दे दो, रिलेटेड पार्टीज पर आप मुझे डब्ल्यूआर प्रोवाइड करवा दीजिए, सब्सिक्वेंट इवेंट पे मुझे आप डब्ल्यूआर प्रोवाइड करा दीजिए, लिख के दे दो कि सारी ट्रांजैक्शंस को आपने प्रॉपरली अकाउंट फॉर करा हुआ है, प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, ये मुझे प्लीज आप लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए कि आपकी असेट प्रॉपरली एग्जिस्ट करती है, आपने इनका वैल्यूएशन प्रॉपर किया हुआ है, सारी बात मुझे आप लिख के दो। मैनेजमेंट ने कहा ठीक है, दिया दिया आपको लिख के दिया, मैनेजमेंट ने मुझे ये सारी बात लिख के दे दी। 2 दिन में उन्होंने सारे डब्ल्यूआर मुझे प्रोवाइड करा दिए। मैंने कहा आर्टिकल से आर्टिकल एक क्लीन रिपोर्ट की तैयारी शुरू करो। मैनेजमेंट कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। भाई मैनेजमेंट तो कह रहा है सब कुछ ठीक है, फिर आपको अपॉइंट ही क्यों किया गया था? आपको अपॉइंट ही क्यों किया गया था? ठीक है, तो आपका अपॉइंटमेंट का पर्पस है कि आपको ओपिनियन देनी है, और ओपिनियन क्या केवल डब्ल्यूआर के बेस पर आप दे पाएंगे क्या? नहीं, केवल डब्ल्यूआर के बेस पर आप ओपिनियन नहीं दे सकते। तो नो डाउट कि ठीक है, मैं अपने ऑडिट एविडेंस के सपोर्ट में डब्ल्यूआर कॉल कर लेता हूं, अपने ऑडिट एविडेंस के सपोर्ट में आप डब्ल्यूआर कॉल कर लेता हूं, लेकिन ये डब्ल्यूआर का मिल जाना आपके ऑडिट प्रोसीजर का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। यानी मैं ये कह सकता हूं दैट इज
WR acts as audit evidence. WR acts as audit evidence, but it is not a sufficient and appropriate audit evidence. It is not a sufficient and appropriate audit evidence to conclude on any item of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम में इसके ऊपर सीए इंटर लेवल पर करेक्ट और इनकरेक्ट आपके लग जाते हैं कि ऑब्टेनिंग WR इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिटर्स प्रोसीजर्स। WR का मिल जाना मेरे ऑडिट प्रोसीजर का सब्स्टिट्यूशन होता है। देन आंसर इज इनकरेक्ट बिकॉज WR एविडेंस तो है लेकिन सपोर्टिंग रोल का ऑडिट एविडेंस है। ये कभी भी आपके मेन एविडेंस को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकता और ये अपने आप में कभी भी एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में तो आती है आपकी। और इस एसए में फिर एक ऑब्जेक्टिव आपका यह बताया गया है कि अगर मैनेजमेंट से जो WR आपके मिलते हैं अगर वो रिलायबल नहीं है, आपको WR के ऊपर डाउट आता है कि मैनेजमेंट मुझे गलत बातें लिख के दे रहा है या फिर मैं मैनेजमेंट से WR की रिक्वेस्ट करता हूं लेकिन मुझे WR नहीं मिलते, तो ऐसे केस में आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, ये वाली बातें भी एसए 580 में बताई गई हैं। यानी 580 में अगर मैं कहूं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया गया, तो एसए 580 में आपका जो ऑब्जेक्टिव है, पहला कि मैनेजमेंट से उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म कराते हुए आपको WR कॉल करना है। 3 जिम्मेदारियों की बात करूंगा मैं यहां पर सीपीटी। आपको WR ऑब्टेन करना है टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंस, यानी पहले आप WR कॉल कर रहे हो मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाते हुए। फिर आप WR कॉल कर रहे हो किस पर्पस के लिए? सपोर्ट करवाने के लिए अपने ऑडिट एविडेंस को, जो आपने खुद काम करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे हैं उनके सपोर्ट में आप WR कॉल कर रहे हो। फिर ये एसए आपकी जिम्मेदारी ये बताएगा कि अगर आपको WR की रिलायबिलिटी पर डाउट है, अगर आपको WR की रिलायबिलिटी पर डाउट है और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने पर अगर आपको WR नहीं मिलते, तो आप इन चीजों पर कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें 580 में आगे जाके और एड्रेस की जाती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? हां सर, इतनी बात तो समझ में आई है। अब देखिए WR पे कुछ अगर बेसिक सी बातें और डिस्कस करें तो क्या है, देखिए रिटेन रिप्रेजेंटेशन इज in the form of written representation is in the form of written representation letter which is addressed, पेन ठीक से नहीं चल रहा, which is addressed to the auditor of the entity। WR की बात करें, WR कौन किससे रिक्वेस्ट करता है? WR कौन किससे रिक्वेस्ट करता है? ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से। ये वाली बात समझ में आती है? अब WR मैं पूछूं कौन किसे प्रोवाइड करता है, तो मैनेजमेंट दोष चार विद गवर्नेंस WR प्रोवाइड कराते हैं किसको? एंटिटी के ऑडिटर को। तो कौन किसे एड्रेस करेगा? मैनेजमेंट दोष चार विद गवर्नेंस ये WR बनाते हैं और एड्रेस करते हैं एंटिटी के ऑडिटर को। इतनी बात समझ में आती है? सही, तो बहुत बेसिक सी बात थी। अच्छा बताइए, क्या WR के अंदर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट
इंक्लूड करते हुए अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, जो भी लेजर्स वगैरह होते हैं और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स, क्या इन्हें WR कहा जा सकता है? क्या एंटिटी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए हैं, साथ में जो इनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, मैं लेजर की बात कर सकता हूं, आप जो कह सकते हो कि जहां पे बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है, जो आपकी डे बुक्स वगैरह होती हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, क्या इन्हें रिटेन रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा? ऑब्वियसली बात है सर, नहीं कहा जा सकता। क्यों? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उन्हें कंफर्म करने के लिए आप WR कॉल करते हो कि आपने सारी ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करा है या नहीं करा। आप वहां पर इस बात को कंफर्म करने के लिए WR कॉल किया था। आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF बनाए या नहीं बनाए, इस पर आप WR कॉल करते हो। लेकिन क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही, क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही WR कह सकते हो? क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही अपने आप में रिटेन रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो? क्या सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में रिटेन रिप्रेजेंटेशन नहीं होते, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो आइटम आ रहे होते हैं, उन पर कंफर्मेशन लेने के लिए मैं मैनेजमेंट से रिटेन रिप्रेजेंटेशन कॉल कर लेता हूं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरलाइंग रिकॉर्ड, ये सारी चीजें रिटेन रिप्रेजेंटेशन के अंदर नहीं आती। क्लियर? अच्छा, अब ये बताइए, मैंने कहा था आपसे कि मैं मैनेजमेंट से एक WR कॉल कर रहा हूं, ये कहते हुए कि आपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है। आपने ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है। कौन से पीरियड की ट्रांजैक्शन को आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है? यानी WR में जो पीरियड कवर होगा, WR में जो पीरियड कवर होगा वो कितना होगा? क्या मैं मैनेजमेंट से ये कहूं कि सर अभी तक जब से कंपनी बनी है तब से लेकर अब तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी, मुझे लिख के दीजिए कि आपने इनको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया हुआ है। प्रॉपरली अकाउंट फॉर करने का मतलब कि सही अमाउंट से, सही लेजर में, सही अकाउंटिंग पीरियड में आपने इनको रिकॉर्ड किया हुआ था। क्या मैं जब से कंपनी बनी है तब से लेकर अब तक की सारी की सारी ट्रांजैक्शन पर मैं WR कॉल करूंगा? यानी बात चल रही है कि WR में कौन सा पीरियड कवर होगा, WR में कौन सा पीरियड कवर होगा, पीरियड कवर्ड अंडर WR। मेरा अगला पॉइंट यहां पर यह है, पीरियड कवर्ड अंडर WR। पीरियड कवर्ड अंडर WR। मैं WR में कौन सा पीरियड कवर करता हुआ चलूंगा? भाई मैनेजमेंट से आप कुछ मुद्दों पे WR कॉल कर रहे हो ना, तो वो जो मुद्दे होंगे, वो जो मैटर होंगे, वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी जिन पर आप WR कॉल कर रहे हो, वो कौन से पीरियड के लिए होंगी? तो ऑब्वियसली बात है, जिस पीरियड के लिए आप ऑडिट कर रहे हो। तो जिस पीरियड के लिए मैं ऑडिट ही नहीं कर रहा, क्या उन मैटर पे मुझे WR कॉल करने की रिक्वायरमेंट है? मैं ऑडिट कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो जो मैटर आपका सपोज कि 20-21 का रहा होगा, 18-19 का रहा होगा, या 16-17, 17-18 का रहा होगा, क्या उन मैटर पे मुझे WR कॉल करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, उन मुद्दों पर आपको WR कॉल नहीं करना। भाई सिंपल सी बात, मैं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके यहां पर ऑडिट करने के लिए आया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो मेरी जिम्मेदारी किसके लिए है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए है ना। तो ठीक है, मैं भी मैनेजमेंट से उसी फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में उनकी जिम्मेदारियां एक्नॉलेज करवाऊंगा ना। अगर मुझे पुराने पीरियड से मतलब ही नहीं है, तो पुराने पीरियड में आपको मैनेजमेंट की जिम्मेदारियों से मतलब नहीं है, तो मैं WR में कितना पीरियड कवर करता हुआ चलूंगा, पीरियड कवर्ड अंडर WR। तो जितना पीरियड कवर्ड होता है आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, पीरियड कवर्ड अंडर ऑडिट रिपोर्ट, पीरियड कवर्ड अंडर दी ऑडिट रिपोर्ट। और मेरा ऑडिट रिपोर्ट में पीरियड क्या है? अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो यहां पर अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ऑडिट कर रहा हूं तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। तो अगर मैं मैनेजमेंट से ये एक WR कॉल कर रहा था कि सर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को आपने प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया है, तो कौन से फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजैक्शन पर आप ये WR कॉल कर रहे होंगे? मैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 पर ये WR कॉल कर रहा हूंगा। अब एक प्रॉब्लम आ सकती है, देखो
मैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ऑडिट कर रहा हूं, मैं यहां पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ऑडिट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, ये मैं ऑडिट कर रहा हूं। यहां तक तो अकाउंट मैनेजर सपोज मिस्टर ए थे, लेकिन बीच में मिस्टर ए रिप्लेस होते हैं और अब यहां पर न्यू अकाउंट मैनेजर मिस्टर बी है। और जो मैं डब्ल्यूआर कॉल करता हूं, डब्ल्यूआर पे जो डेट होगी, सोचिए जो सीपीटी, इन मुद्दों पे जो मैं डब्ल्यूआर कॉल कर रहा हूं, जो मुद्दे 580 में कवर किए गए हैं, इस पर डब्ल्यूआर आप कब कॉल करेंगे? ऑडिट के बिगिनिंग में या ऑडिट के लास्ट फेज में? सोचिए जरा ध्यान से। जो एसए 580 में मुझे मैनेजमेंट से, दोष चार विद गवर्नेंस से जिन 3 मुद्दों पर, जिन 3 मैटर्स पर आपको डब्ल्यूआर मांगने के लिए कहा गया है, ये डब्ल्यूआर आप कब कॉल करेंगे? ऑप्शन ये है कि क्या ऑडिट के बिगिनिंग फेज में करूंगा या ऑडिट के एंडिंग फेज में करूंगा। एक बार जरा आप उन मैटर्स को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो अपना आंसर आप निकाल लेंगे कि सीपीटी पर जो आप डब्ल्यूआर कॉल करेंगे, ये आप कब कॉल करेंगे? सीपीटी पर जो आप डब्ल्यूआर कॉल करेंगे, आप कब कॉल करेंगे? सर मुझे आप लिख के दीजिए। ऑडिट में आपने मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड्स के ऊपर एक्सेस अलाउ किया था, सर लिख के दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाए हैं, सर मुझे लिख के दीजिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी आपने इनको प्रॉपरली अकाउंट फॉर किया हुआ है। हिंट मिला होगा आपको, जो मैंने तक इंफेसिस देके बोला है, पक्का एक हिंट मिल गया होगा कि डब्ल्यूआर आप कब कॉल करेंगे। सर डब्ल्यूआर जो कॉल किए जाते हैं ना, वो नियर अबाउट एट द एंड ऑफ ऑडिट, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले की डेट पर, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले की डेट पर मैं डब्ल्यूआर कॉल करता हूं। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले की डेट पर, यानी कि जब आपका बैलेंस शीट डेट जब 31 मार्च ओवर हो जाता है, बस अभी मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करी है, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की पहले की डेट पर आप डब्ल्यूआर कॉल कर लेंगे। बिकॉज पहले मैं मैनेजमेंट से उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म कराऊंगा, तभी तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले की डेट पर आप ये डब्ल्यूआर कॉल करते हो। लेकिन सर क्या सारे के सारे डब्ल्यूआर हमेशा 31 मार्च के बाद लेने होते हैं क्या? ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले बट 31 मार्च के बाद? देन आंसर इज नो। 580 के अलावा किसी और एसए में कोई डब्ल्यूआर कॉल करने के लिए कहा गया है, तो डब्ल्यूआर की टाइमिंग किसी और एसए में कुछ और भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं केवल 580 में जो आप डब्ल्यूआर कॉल कर रहे हो। अगर किसी और एसए में, सपोज कि मैनेजमेंट मेरे पास रिक्वेस्ट लेके आया, सर प्लीज ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज कर दीजिए, कुछ टर्म ऑफ एंगेजमेंट को चेंज कर दीजिए, तो मैंने कहा मैं इसको चेंज क्यों करूं? मुझे इस मैटर का प्लीज कंफर्म करिए कि आप जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने की रिक्वेस्ट मेरे पास लेके आए हो, मुझे प्लीज इस पर बताइए कि ये क्यों चेंज करूं, क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं। तो मैंने मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन इस मुद्दे पर कॉल किया। ये आप कब कॉल करेंगे? जब आपके पास ऐसी रिक्वेस्ट आई होगी। तो इस बात को प्लीज है ना, बच्चे कई बार रट लेते हैं कि अच्छा सारे के सारे डब्ल्यूआर पे जो डेट आती है वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की पहले की डेट पर आते हैं। देन आंसर इज नो। एसए 580 में जो डब्ल्यूआर बताए गए हैं उन पे जो डेट होगी वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले की डेट का होगा। लेकिन किसी और एसए में कुछ मैटर पे डब्ल्यूआर कॉल करने की बात की गई है, तो देख लीजिए उसकी सही टाइमिंग क्या है, अकॉर्डिंगली आप डब्ल्यूआर कॉल कर लेना। चलिए मैं बात कर रहा हूं कि जो एसए 580 के मुद्दे थे उस पर आपने डब्ल्यूआर कॉल करना है 31 मार्च के आसपास। चलिए मैं यहां पर सपोज 10 अप्रैल को मैनेजमेंट से कहता हूं सर मुझे इन मैटर पर डब्ल्यूआर दे दीजिए। अब मैं डब्ल्यूआर मांग रहा हूं मिस्टर बी से, बिकॉज ए तो है ही नहीं, ए तो भाई साहब चेंज हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं, उनकी जगह पर काम कौन कर रहा है? मिस्टर बी काम कर रहे हैं। मैंने कहा मिस्टर बी से सर डब्ल्यूआर दे दो कि इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी 21-22 में, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी, ये सारी ट्रांजेक्शन को आपने प्रॉपर तरीके से अकाउंट फॉर किया हुआ है, यानी कि सही अमाउंट से करा है, सही लेजर में करा है, सही अकाउंटिंग पीरियड में आपने रिकॉर्ड करा है, डब्ल्यूआर दो। अब मैं जिस टाइम के लिए मैं डब्ल्यूआर मांग रहा हूं उस टाइम पे तो पूरे टाइम भर पे मिस्टर बी ने काम ही नहीं करा था, कुछ टाइम तो ए ने काम किया था। तो अब बताइए क्या मिस्टर बी डब्ल्यूआर देने से मना कर सकते हैं? बोले सर आप पूरे 21-22 के लिए डब्ल्यूआर कॉल कर रहे हो, पूरे 21-22 पे तो मैंने काम ही नहीं करा। सपोज कि यहां पर ये 1 अक्टूबर को रिप्लेस हो गए थे, 1 अक्टूबर 2021 को रिप्लेसमेंट हो गया था। बोले सर 1 अक्टूबर से पहले तो मिस्टर ए काम कर रहे थे ना, तो ऑडिटर क्या बोलेगा? तो क्या वो डब्ल्यूआर मांगने के लिए क्या मैं मिस्टर ए के पास जाऊंगा क्या? इस समय अकाउंट मैनेजर कौन है? इस समय अकाउंट मैनेजर यहां पर मिस्टर बी हैं,
तो बताइए कि क्या अगर बीच में ऐसा कोई बंदा चेंज हुआ है जो अकाउंट को लेकर रेस्पॉन्सिबल था, तो क्या आप यहां पर WR नहीं मांगेंगे? ऑब्वियसली बात है, मुझे यहां पर WR मांगना है। तो अगर मिस्टर बी WR ना दे तो बेटा अभी इस SA के लास्ट फेज में आके, एंडिंग फेज में आके डिस्कस करना है कि अगर रिक्वेस्टेड WR नहीं मिलते तो किस तरह से आप रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन अकाउंट मैनेजर पूरे साल भर सेम नहीं था, ये कहते हुए ऑडिटर आप WR मांगने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। आपको मिस्टर बी से कहना है कि सर प्लीज मुझे आप यहां पर WR प्रोवाइड कराइए कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी आपने इनको कंप्लीटली रिकॉर्ड किया हुआ है। अब वी कहता है कि नहीं सर मैं तो केवल 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स के लिए बात करूंगा, उससे पहले की बात नहीं करूंगा। बोले नहीं भाई साहब, आप भले ही 1 अक्टूबर या ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो जो ऑडिट करनी है वो तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की करनी है ना। तो मुझे तो WR यहां पर पूरे के पूरे 21-22 के लिए चाहिए, बिकॉज मेरी ऑडिट रिपोर्ट 21-22 कवर करती है। तो WR भी कौन सा पीरियड कवर करेगा? जितना पीरियड मेरी ऑडिट रिपोर्ट कवर कर रही थी, और मेरी ऑडिट रिपोर्ट 21-22 कवर करेगी, तो सर मैं आपसे यहां पर 21-22 पर ही WR मांगूंगा। इनकेस मिस्टर बी अगर ये WR नहीं देता तो अभी बस थोड़ी ही देर में डिस्कस करते हैं कि यहां पर ऑडिटर भाई साहब किस तरह से इन चीजों पर रेस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो हमने ये कवर बात कर ली थी, पीरियड कवर अंडर WR। फिर हम डेट की भी बात कर चुके हैं वैसे, कि डेट क्या रहेगी, डेट ऑन WR, डेट ऑन WR, ये डेट रहेगी बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए दो मुद्दे, मेन मुद्दे जो बात करनी है यहां पर। अगर मुझे WR की रिलायबिलिटी पर डाउट है, इफ देयर इज एनी डाउट, if there is any doubt on the reliability on WR, आपको WR की रिलायबिलिटी पर डाउट आ गया। सर WR की रिलायबिलिटी पर डाउट कैसे आएगा? अगर ऑडिट एविडेंस और WR आपस में मैच नहीं करते, भी आपने ऑडिट परफॉर्म करके ऑब्टेन किए ऑडिट एविडेंस, लेकिन मैनेजमेंट जो आपको लिखकर दे रहा है और जो आपके ऑडिट एविडेंस हैं, ये चीजें आपस में मैच नहीं कर रही। भाई आपने कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करी जो कि मैनेजमेंट ने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं कर रखी, लेकिन जब मैं WR मांगता हूं मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट कहता है कि सर हमने जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप थी उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके इनको हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है। तो मेरे पास मैनेजमेंट से एक WR मिला हुआ है, मेरे पास मैनेजमेंट से एक WR आया हुआ है। WR क्या है कि मैनेजमेंट ये कंफर्म कर रहा है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप थी, जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थी, इनको प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया गया। लेकिन जो आपका ऑडिट एविडेंस है वो ये कहता है कि नहीं, कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप हैं जिनको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो अब ये देखिए यहां पर हो सकता है कि मैनेजमेंट ने शायद जानबूझकर गलत WR दिया हो, या यह भी पॉसिबल है कि मैनेजमेंट की नॉलेज में वास्तव में ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं थी। मैनेजमेंट तो प्रॉपर इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहा था। चांस की बात थी कि कोई इंफॉर्मेशन उनसे मिस हो गई, बट किसको मिल गई? वो एंटिटी की ऑडिटर को मिल गई। बात तो क्लियर है ना? तो अब आपको देखना है कि मैनेजमेंट जो इतना तय WR तो गलत आया। अब WR गलत आया, ये इंटेंशनली आया या ये अनइंटेंशनली आया? अब आपको ये कंक्लूड करना है, बिकॉज अगर ये इंटेंशनली आया है तो सिचुएशन आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, बिकॉज मैनेजमेंट जानबूझकर आपको गलत इंफॉर्मेशन देगा और आपका जो ओपिनियन आता है वो इंफॉर्मेशन के बेस पर आता है। तो अगर मुझे मैनेजमेंट जानबूझकर ऑडिट में गलत इंफॉर्मेशन दे रहा होगा तो गलत ओपिनियन जाने के चांस क्या होंगे बच्चे? वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर WR और ऑडिट एविडेंस आपस में मैच नहीं कर रहे, यानी कि इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर एंड द रिटन रिप्रेजेंटेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनेजमेंट, तो ऐसे केस में मुझे पहले यहां पर डिस्कशन करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ। तो आप इस मुद्दे पर
करिए इंक्वायरी विद मैनेजमेंट। सर WR गलत आया है, इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, सर WR गलत आया है। तो अब मैं मैनेजमेंट से डिस्कस कर रहा हूं ये देखने के लिए कि बेसिकली क्या लगता है आपको कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर गलत WR दिया आपको, या उनकी नॉलेज में वास्तव में ऐसी कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नहीं थी, अनजाने में आपसे एक गलत WR उनकी ओर से इश्यू हो गया। देखने के लिए इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है। मैं इंक्वायरी करूंगा मैनेजमेंट से, एंड इफ ऑडिटर कंक्लूड्स that written representations are not reliable। नहीं सर, आपने मुझे जानबूझ के गलत WR दिए थे, आपको पता था कि कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है जो आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखी, लेकिन फिर भी आपने मुझे यहां पर गलत WR दिए हैं। तो सॉरी सर, मैं अब आपके रिटेन रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास नहीं कर सकता। तो इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट WR रिटेन रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट रिलायबल, देन ऑडिटर शैल डिटरमाइन, देन ऑडिटर shall determine possible effect on the auditor's opinion। इस चीज का मेरी ओपिनियन पे क्या असर पड़ेगा। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन पॉसिबल इफेक्ट ऑन दी ऑडिटर्स ओपिनियन, यानी कि मैं बोलूंगा कि ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिटरमाइन पॉसिबल इफेक्ट ऑन दी ऑडिटर्स ओपिनियन। आपको एक प्रॉपर एक्शन लेना है और डिटरमाइन करना है कि आपकी ओपिनियन पे इस बात का क्या असर निकल के आएगा। और यहां पर SA 580 कहता है कि ऐसी सिचुएशन में आप डिस्क्लेमर देके आइए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज पर SA 705, डिस्क्लेमर देके आओ। बोले क्यों? बोले यार तुम मुझे गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन के मिल जाने पर गलत ओपिनियन जाने के चांस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। गलत इंफॉर्मेशन के मिलने पर मेरे एंड पर गलत कंक्लूजन के चांस ज्यादा होंगे, कंक्लूजन के बेस पर कंक्लूड की गई ओपिनियन उसके गलत जाने के चांस ज्यादा होंगे। तो अगर मुझे आप इंफॉर्मेशन ऑडिट में गलत दोगे मैनेजमेंट भाई साहब, तो मेरी ओर से सही ओपिनियन नहीं जाएगी। और एक गलत ओपिनियन देने से अच्छा यह रहेगा कि मैं यहां पर ओपिनियन ही ना दूं। एक गलत ओपिनियन देने से अच्छा यह रहेगा कि मैं यहां पर कोई ओपिनियन देके ही ना आऊं। और अगर आप कोई ओपिनियन देकर नहीं आते तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कि आप यहां पर डिस्क्लेमर देके आ जाइए, आप यहां पर डिस्क्लेमर देके आइए। तो अच्छा क्वेश्चन यहां पर MCQ बन सकता है कि इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी इन बिटवीन audit evidences and the written representation obtained by auditor from management, then auditor shall conduct inquiry या discussion with the management, determine करने के लिए कि WR reliable है या नहीं है। और if auditor conclude that WR are not reliable, कि आपके written representation reliable नहीं है, तो उस केस में आप disclaimer देके आएंगे। यानी अगर रिटेन रिप्रेजेंटेशंस जो मुझे मैनेजमेंट से मिलते हैं वो रिलायबल नहीं होते, ऑडिटर भाई साहब आप डिस्क्लेमर देके आइए। क्यों देके आए? लॉजिक भी आपको दे रहा हूं। गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंक्लूजन्स गलत होंगे, कंक्लूजन्स गलत होंगे, ओपिनियन गलत होने के चांस ज्यादा है। तो एक गलत ओपिनियन देने से अच्छा यह रहेगा मेरे लिए कि मैं यहां पर कोई ओपिनियन देकर ही ना आऊं। और जहां पर आप कोई ओपिनियन देकर नहीं आते, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस की जाती है, ये वाली बातें डील करेंगे SA 705 के अंदर। क्लियर है यहां तक? हाँ सर समझ में आ गया, बस लास्ट टॉपिक आ गया, ऐसे खत्म, इतना ही सा था बस। क्या है देखिए, इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रिक्वेस्टेड WR, इफ मैनेजमेंट does not provide requested WR, अगर मैनेजमेंट मुझे WR प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि मैं मैनेजमेंट से बार बार WR मांग रहा हूं और WR मिल नहीं रहा। अच्छा बताइए कौन सा सीन ज्यादा खतरनाक है, WR का गलत मिलना या WR का ना मिलना?
WR का गलत मिलना या WR का ना मिलना, बट WR का ना मिलना और ज्यादा खतरनाक हो गया। ऐसा क्या है कि मैनेजमेंट मुझे लिखकर यह बात कंफर्म करने को तैयार नहीं है। यानी पहले वाले केस में वो एटलीस्ट लिख तो रहा था, बट यहां पे तो वो लिख ही नहीं रहा। इसका मतलब दाल में तो भयंकर कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है। ये वाली बात आ सकती है, नहीं आ सकती? तो अगर मैं मैनेजमेंट से WR की रिक्वेस्ट करता हूं और मैनेजमेंट मुझे WR प्रोवाइड नहीं करता, तब उस केस में आप क्या करेंगे? कहा कि ऑडिटर आप इस मामले को एक बार जाके डिस्कस करिए मैनेजमेंट से, और आप उनकी जो कह सकते हो कि जो उनकी इंटीग्रिटी थी उसको आप रीइवैल्यूएट करिए। बिकॉज एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले मैंने एक बार जो इनके प्रिंसिपल ऑनर होते हैं, मैनेजमेंट हैं, दोस्त चार विद गवर्नेंस है, उनकी इंटीग्रिटी को इवैल्यूएट करने के बाद ही मैंने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस दी थी। अब मैंने तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब मैनेजमेंट मुझे WR नहीं दे रहा, तो ये SA कहता है कि आप एक काम करिए, सबसे पहले तो इनकी इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करो। रीइवैल्यूएट, कई बार बच्चा इस वाली बात को इतना कैजुअल ले लेता है कि रीइवैल्यूएट वर्ड पर फोकस ही नहीं करता। भाई इंटीग्रिटी को रीइवैल्यूएट करना है तो पहली बार इवैल्यूएट कब हुई थी? पहली बार इवैल्यूएट कब हुई थी? तो जब आप किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस दे रहे होते हो, तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार देख लूं कि जिन लोगों के साथ मैं काम करूंगा वो लोग अपने काम में कितना ज्यादा इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। तो पहली बार इंटीग्रिटी जो इवैल्यूएट की जाती है वो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले की जाती है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई कि मैंने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रखा है और मैनेजमेंट मुझे WR प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो SA 580 कहता है कि इनकी इंटीग्रिटी को एक बार रीइवैल्यूएट कर लीजिए। तो ऑडिटर शैल क्या काम करेंगे आप? ऑडिटर शैल तीन बातें कही गई हैं आपको करने के लिए। फर्स्ट वन इज रीइवैल्यूएट, रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी of management and TCWG, discuss the matter with मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट से भी बात नहीं बनती है तो दोष चार विद गवर्नेंस तक जाइए, इस मामले को आप डिस्कस करके आइए। एंड द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, टेक appropriate action including determining possible effect on the auditor's opinion. एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए और देखिए कि आपका ऑडिट रिपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। और सेम जैसा बात हमने यहां की थी कि अगर जो WR आपको मिलते हैं वो रिलायबल नहीं है, सेम लैंग्वेज आती है, ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। सेम लैंग्वेज यहां पर आती है, ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। और यहां पर भी SA 580 आपको डिस्क्लेमर देने के लिए कह देता है, बोले डिस्क्लेमर दे दीजिए। क्यों? बोले अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों करूं भाई साहब? पहले जिम्मेदारी खत्म किसकी होगी? पहले जिम्मेदारी खत्म किसकी होती है? मैनेजमेंट की। बोले आप अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करो और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं, ऐसा थोड़ी चलेगा। बोले या तो मुझे आप WR दे दो, और इनकेस अगर आप मुझे WR नहीं देते तो सॉरी सर, फिर मेरे से भी आप ओपिनियन की तो उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए। तो मैं यहां पर कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं करूंगा। तो ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन, और यहां पे जाएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एस पर SA 705 के अकॉर्डिंग आप डिस्क्लेमर देके आ जाओ। यानी कि अगर WR गलत मिलते हैं और WR नहीं मिलते, दोनों ही केस में 580 आपसे डिस्क्लेमर देने के लिए कह देता है। WR अगर गलत मिलते हैं और WR अगर आपको नहीं मिलते, इन दोनों ही सिचुएशन में SA 580 आपको ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए बोल देता है एज पर SA 705। क्लियर?
एसए देखो कंप्लीट हुआ। एक बार जो नोट्स है उसमें एक बार इसको जल्दी से रेफर कर लेते हैं। बस केवल रीडिंग करना मात्र, सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। SA 580 is for written representation. This SA deals with auditor's responsibility to obtain WR from management and where appropriate TCWG. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है? तो दो ऑब्जेक्टिव दिमाग में सेट करिए, टू कंफर्म सर्टेन मैटर और टू सपोर्ट ऑडिट एविडेंस। और इसके अलावा अगर WR नहीं मिलते तो किस तरह से आपको इस चीज के ऊपर रेस्पॉन्ड करना होगा। The objective of auditor are to obtain WR from management and where appropriate those charged with governance that they believe that they have fulfilled their responsibility for the preparation of financial statement and the completeness of information provided to auditor। मैंने वैसे 3 मुद्दों पर बात की थी CPT, हालांकि इन्होंने अभी केवल बात करी है कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सी की बात करी है और पी की बात करी है। ट्रांजैक्शन का पॉइंट यहां पर देखने को नहीं मिला, बट अभी जब इस एसए को डिस्कस करेंगे तो ट्रांजैक्शन का पॉइंट भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू रेस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू WR प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस या वेयर मैनेजमेंट TCWG डू नॉट प्रोवाइड WR। यानी कि अगर WR आपको गलत मिलते हैं या WR आपको मिलते ही नहीं है तो उस केस में आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, और रेस्पॉन्ड करने के तरीके दिमाग में फिक्स कर लो। टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन। क्या जाएगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। डिफाइन WR, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में ये बन जाएगा, WR को आपको डिफाइन करना है। तो 580 deals with auditors responsibilities to obtain WR from management where appropriate those charged with governance। Written representation is a written statement by management provided to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidence। WR do not include financial statement or supporting books and record। कि financial statement अपने आप में WR नहीं होते। WR shall be in the form of representation letter addressed to the auditor। The auditor shall request management to provide WR that, यहां पर आपको CPT तीनों देखने को मिल जाएंगे। What is called C? Completeness of information provided to auditor, including access to auditor or all the records of the entity। P for preparation of financial statement as per the applicable FRF। और T का पॉइंट आपको मिल जाएगा यहां पर ट्रांजैक्शन से। तो it has provided the auditor with all relevant information, यानी completeness of information and access as agreed in the terms of audit engagement। It has fulfilled the responsibility for the preparation of financial statement as per the applicable FRF and all transactions have been recorded and reflected in the financial statement। तो CPT के मुद्दों पर आपको WR कॉल करना है, लेकिन क्या केवल CPT पे कॉल करेंगे? कोई मैटर जो इस एसए में कवर नहीं हो रहा बट किसी और एसए में कवर है, WR कॉल करना होगा। या कोई मैटर SA 580 में नहीं है, किसी और एसए में भी नहीं है बट लॉ में आ रहा है, क्या कॉल करना पड़ेगा। एग्जांपल भी दिया कि कंपनी एक्ट में 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज J में जब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑन सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो रूल नंबर 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 जिसमें रिसेंटली अमेंडमेंट हुई थी, वहां पर 2 जगह पर आपसे WR मांगने के लिए कहता है। इनडायरेक्ट वे में किसी को फंडिंग की हुई है या इनडायरेक्ट वे में कोई फंडिंग को रिसीव किया हुआ होता है, वहां पर आपसे WR कॉल करने के लिए लॉ कहता है। तो इफ अदर एसएस रिक्वायर द ऑडिटर टू रिक्वेस्ट WR, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन वन और मोर WR। इफ सो द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट अदर WR। The WR shall be for all financial statement and period referred to in audit report। तो WR आप कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कौन से पीरियड के लिए आप कॉल करेंगे, जो पीरियड अल्टीमेटली रेफर होता है आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। द डेट ऑन WR पे जो डेट होगी वो कहां पर होगी? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, हाउएवर इट शुड नॉट बी डेटेड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले की डेट पर आपको WR कॉल करने हैं। ऑल्दो WR प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, सपोर्टिंग रोल में होता है,
they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any of the matter with which they deal। यानी जिस भी मैटर पे आप WR कॉल कर रहे हो उस मैटर पे WR कभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। एग्जांपल दिया था, इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन पर आपने WR कॉल किया तो वो WR सपोर्टिंग रोल में तो होगा, लेकिन इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन पे केवल आप WR के बेस पर कंक्लूड नहीं करेंगे। तो WR एविडेंस तो है बट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता। इफ लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक रिटन पब्लिक स्टेटमेंट, अगर किसी लॉ में रिक्वायरमेंट है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों का पब्लिक स्टेटमेंट दे दे, तो फिर वो जिम्मेदारियां कंफर्म कराने के लिए आपको WR मांगने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज WR के जरिए आप मैनेजमेंट से उनकी जिम्मेदारियां कंफर्म कराते हो। अब लॉ में कहीं पर लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट आप अपनी जिम्मेदारियों का पब्लिक डिस्क्लोजर देंगे, तो अपनी जिन जिन जिम्मेदारियों का मैनेजमेंट एक पब्लिक डिस्क्लोजर दे दिया है, मैनेजमेंट ने एक पब्लिक डिस्क्लोजर दे दिया है, उन बातों को आपको WR के जरिए कंफर्म कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इफ लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू मेक रिटन पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, द रेलिवेंट मैटर नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिटन रिप्रेजेंटेशन। इनको आप WR में लेकर मत आइए। नाउ ऑडिटर्स ड्यूटीज व्हेन रिलायबिलिटी ऑफ WR इज डाउटफुल। तो डाउटफुल कब होगी कि ऑडिट एविडेंस जो मिला है और जो WR मिले हैं आपस में इनकंसिस्टेंट हैं। तो देखना है कि ये इंटेंशनली हुआ या अनइंटेंशनली हुआ। मैनेजमेंट के साथ बैठ के एक बार डिस्कस कर लूंगा, उनसे इंक्वायरी कर लूंगा। अब अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करता हूं कि WR आपके रिलायबल नहीं है, जानबूझ के आपने गलत इंफॉर्मेशन मुझे दी थी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहां पर लूंगा एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन ऑडिटर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर जाएगा। इफ WR आर इनकंसिस्टेंट, मैच नहीं करते with the other audit evidences, the auditor shall perform audit procedures to attempt to resolve the matter। इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए मैं अपनी ओर से एफर्ट्स लगाऊंगा, इंक्वायरी करेंगे, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के पास जाके। एंड इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट WR आर नॉट रिलायबल, आपसे मिले हुए WR रिलायबल नहीं है, ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट and in accordance with SA 705 auditor shall disclaim an opinion on the financial statement। डिस्क्लेमर जाएगा। MCQ पॉसिबल होगा इस जगह पर कि WR अगर रिलायबल नहीं है कौन सी ओपिनियन देके आ जाओगे, डिस्क्लेमर की बात करेंगे। और सर अगर WR मिलते ही नहीं है तो क्या करना है? इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ द रिक्वेस्टेड WR, इस मामले को एक बार डिस्कस करिए मैनेजमेंट के साथ, या मैनेजमेंट से भी बात नहीं बन रही है तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रोल पे भी आप इस बात को डिस्कस करिए, री इवेल्युएट करिए इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। और ये जो लैंग्वेज आपकी ऊपर थी ना, सेम लैंग्वेज निकल के आएगी यहां से, ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स ओपिनियन, और डिस्क्लेमर जाएगा। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन in auditor's report and as per SA auditor shall disclaim an opinion in accordance with SA 705। एग्जाम में जो क्वेश्चन क्या बन सकता है इंटर लेवल पे, WR पे तो शॉर्ट नोट पूछ लेगा और साथ में एक एक्स्ट्रा ही लगा देगा कि व्हाट विल बी ऑडिटर्स ड्यूटीज इन केस ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ WR इज डाउटफुल। ये राइट शॉर्ट नोट और WR एंड व्हाट विल बी ऑडिटर्स ड्यूटीज इन केस रिक्वेस्टेड WR आर नॉट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। तो WR डिफाइन करिए, और अगर WR रिलायबल नहीं है आपकी ड्यूटी क्या होगी, क्वेश्चन ये बन जाएगा। ये WR डिफाइन करिए, और अगर मैनेजमेंट आपको WR प्रोवाइड नहीं करवाता तब आपकी जिम्मेदारी क्या होगी वो आप बता दीजिए। तो इस पे एग्जाम में MCQ, करेक्ट और इनकरेक्ट और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सारी रेंज बच्चे मैंने आपके साथ ही डिस्कस करी है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे 580 बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से क्या काम करना है, जल्दी से प्लीज जैसे ही वीडियो खत्म होता है इमीडिएटली 15-20 मिनट लगा के प्लीज एक बार बच्चे इसको अपने लेवल पे इमीडिएटली आप रिवाइज कर लीजिए। 2-3 बार जितना जल्दी हो सके रीडिंग कवर कर लोगे, 580 में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सेशन ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।